इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना विकास के पोषक, जी गवर्नेंस, प्रशासन संवेदनशील एवं प्रभावी, एच हेल्थ, स्वास्थ्य, स्वस्थ तंत्र सबसे बड़ा धन, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव, शासन जनता के लिए आधार पर बजट को तैयार किया गया। यह बजट राज्य के किसानों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की समृद्धि, गांव की आर्थिक प्रगति, शिक्षा में गुणवत्ता एवं प्रगति के नए आयाम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण, महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास, युवाओं को रोजगार एवं उद्यमता के नवीन अवसरों के सृजन, ग्रामीण एवं शहरी अधोसंरचना को तेजी से विकसित करने तथा जनता के लिए संवेदनशील प्रशासन की जो भावना के साथ प्रदेश के लिए समर्पित है। दो आंकड़े मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। कुल आय 2020-21 में बजट अनुमान 96,091 करोड़, 2021-22 बजट अनुमान 97,145 करोड़, कुल व्यय 2020-21 95,650 करोड़ का अनुमान और 21-22 में बजट अनुमान 97,106 करोड़। आदरणीय साथियों, बजट के जो मुख्य जो बिंदु हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स के नाम से विशेष पुलिस बल का गठन, छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प, वनोपज, कृषि एवं सभी प्रकार के उत्पादों तथा व्यंजनों को एक छत के नीचे उपलब्ध कराया जाएगा। सी मार्ट कोशिश होगी कि हम जो हमारे बड़े नगर निगम हैं उन क्षेत्रों में पहले शुरुआत करें। मत्स्य पालन को कृषि के समान दर्जा दिया जाएगा। जैसे शहरों में पौनी पसारी के समान ग्रामीण क्षेत्र में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना, परंपरागत ग्रामीण व्यावसायिक कौशल को पुनर्जीवित करने के लिए 4 नए विकास बोर्ड का गठन, जिसमें तेलघानी, चर्म शिल्प, लौह शिल्पकार एवं रजककार विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बजट में जो घोषणा की गई उसमें ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पत्रकारों को दुर्घटनाजन्य आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को 5 लाख की सहायता, अभी तक के एक ही संतान होने पर पहली संतान को सहायता दी जाती थी। अब द्वितीय संतान यदि बालिका हुई तो उसे कौशल्या मातृत्व योजना अंतर्गत महिलाओं को 5,000 रुपया एकमुश्त दिया जाएगा। किसानों के खेत में आवागमन सुविधा हेतु मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना और भारत भवन जो मध्य प्रदेश में है उसी के तर्ज पे नवा रायपुर में भी भारत भवन का निर्माण किया जाएगा। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 52 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल अभी तक के खुल चुके हैं, उसे बढ़ाकर 119 और हमारे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी। 7 नवीन महाविद्यालय तथा 3 कन्या महाविद्यालय की स्थापना, 14 महाविद्यालय में स्नातक तथा 15 महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ करना, 9 बालक एवं 9 नवीन कन्या छात्रावास की स्थापना, 6 नवीन महाविद्यालय भवन के निर्माण, 2 नए ITI की स्थापना, 12 नए रेलवे ओवरब्रिज
151 नवीन पुल, 585 सड़कों के निर्माण के लिए 504 करोड़ के नवीन मद के प्रावधान, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 104 सड़क एवं 116 पुल निर्माण के लिए 12 करोड़ के प्रावधान, नवीन सिंचाई योजना हेतु 300 करोड़ का प्रावधान, नगरीय क्षेत्र के जल प्रदाय योजना हेतु 45 करोड़ का प्रावधान, पंडरी रायपुर में 350 करोड़ के लागत से जेम ज्वेलरी पार्क की स्थापना और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना नदी के किनारे विद्युत लाइन का विस्तार किया जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसकी भी व्यवस्था इस बजट में रखा गया है। 11 नए तहसील और 5 नए अनुभाग, छात्रावासों में एवं आश्रमों में महिला होम गार्ड के लिए 2200 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का शासकीकरण किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए इस साल बजट में 5,703 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषक जीवन ज्योति योजना हेतु 2500 करोड़ का प्रावधान, कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु 150 करोड़, सौर सुजला अंतर्गत 530 करोड़ का प्रावधान, किसानों को बिना ब्याज के राशि अल्पकालीन ऋण के 5,900 करोड़ अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान, असंगठित श्रमिकों के लिए राज्य स्तरीय हेल्प डेस्क सेंटर की स्थापना, छत्तीसगढ़ सड़क अधोसंरचना विकास निगम को 5,225 करोड़ लागत के 3900 किलोमीटर लंबी सड़क एवं पुलों के निर्माण हेतु 150 करोड़ की सहायता, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना हेतु 100 करोड़ का प्रावधान, एडीबी फेज 3 परियोजना में 825 करोड़ लंबाई की 24 सड़कों के लिए 940 करोड़ का प्रावधान, सिंचाई के 4 बृहद परियोजनाओं अरपा भैंसाजार, केलो, राजी समोदा विपर्धन, सोढ़ूर हेतु 152 करोड़ का प्रावधान, पटवारियों के मासिक स्टेशनरी भत्ता 250 रुपये की वृद्धि, स्वच्छता दीदियों के मानदेय में 5,000 से बढ़ाकर 6,000 किया गया है। नए महाविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, कोरबा और महासमुंद के लिए भवन निर्माण के 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सन्ना, जसपुर, शिवरी नारायण, चांपा जांजगीर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सन्ना में और चांपा शिवरी नारायण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रिसाली भिलाई में 30 बिस्तर अस्पताल की स्थापना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार से एथनॉल बायो एथनॉल प्रदर्शनी स्थल संयंत्र स्थापना है तो गोढ़ी ग्राम गोढ़ी बेमेतरा में उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। ये मुख्य रूप से जो बातें हैं उसमें है, बहुत सारे बजट में तो और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सर सवाल शुरू हो रहा है तो एक सवाल तो यही है कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था बहुत चुनौतीपूर्ण था सरकार के लिए। इस बजट में क्या पिछली जो जितने भी नुकसान सरकार को उठाने पड़े फाइनेंशियल पार्ट पर, क्या वो कंपनसेट हो सकेगा? नुकसान सरकार को कवर होगा? हम लोगों ने लॉकडाउन के कारण से बहुत नुकसान हुआ, केंद्र को भी और राज्य को भी, और इसका दुष्प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने तो प्रयास किया कि इसमें कम से कम प्रभाव पड़े, और इसलिए इस साल जितना हमारे राजस्व की प्राप्तियां हैं उतना ही अनुमान हम अगले साल के लिए रखे हैं। लेकिन भारत सरकार ने जो राशि हमको देनी थी लगभग 14,000 करोड़ के जो हमारे कर में जो हिस्सा मिलना था छत्तीसगढ़ को वो नहीं मिला, और 3,100 करोड़ रुपया जीएसटी का जो हमें मिलना था, कुल मिला के 18,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से जो हमें प्राप्त होना था वो नहीं मिला। उसके बावजूद भी हमारी कोशिश है कि आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आपने देखा होगा कि इस साल किसी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं की गई, जबकि कई राज्यों में 30% तक की राशि कटौती की गई। विधायकों के क्षेत्र विकास निधि में भी कटौती की गई, उसके तनख्वाह में भी मतलब वेतन भत्ते में भी कटौती की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद भी हमारी कोशिश है कि
जो कृषि के क्षेत्र में है, आदिवासी क्षेत्र हैं, हमारे शहरी क्षेत्र हैं, इसमें हर वर्ग के लिए हमने कुछ न कुछ रखा है। सर, ये नवीन योजनाओं पर कितना आवंटन, इन्हें कितना लगा रहे हैं नवीन योजनाओं पर कुल मिलाकर? नवीन योजना के लिए जी, अब उसमें तो विस्तार से जाना पड़ेगा कि माना जाए कि सरकार जो इनकम के साधन है वो करने में असफल रही है। देखिए, हमने तो लगभग राज्य के राजस्व करीब 35,000 करोड़ है, वो अगले साल के लिए भी उतना ही अनुमानित है। लेकिन केंद्र से जो 44,000 करोड़ हमको जो मिलता था उसमें भारी कटौती हो गई, उसमें कमी आई। और उस पहली बात तो यह है कि मितव्ययता, दूसरी बात यह है कि जल में भी हम लोग टैक्स लगा रहे हैं और आबकारी टैक्स करके, और फॉरेस्ट में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उससे हमको राशि मिल जाए, माइनिंग में भी कुछ मिल जाए। सर, ये आपके बजट भाषण में कई जगह नए रायपुर का जिक्र आया है, और नए रायपुर में जहाँ तक आम आदमी की पहुंच अभी तक आसान नहीं हुई है, तो इस पे आगे कोई सोच विचार है क्या? देखिए, अभी तक के तो कंक्रीट का जंगल है, अब हजारों करोड़ रुपए उसमें लग गए हैं, लेकिन आबाद करने के लिए कुछ राशि की ज़रूरत पड़ेगी, और इसलिए चाहे वहाँ हॉस्पिटल बनाना, जब लोग रहेंगे तो हॉस्पिटल भी ज़रूरत पड़ेगी, स्कूल की भी ज़रूरत पड़ेगी, कॉलेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए वो प्रावधानित किया गया है। मान लो हम लोग सब जाएंगे, अधिकारी लोग रहेंगे, कर्मचारी लोग रहेंगे, अन्य लोग भी रहेंगे, तो कम से कम जो बुनियादी सुविधा है वो कम से कम मिले। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है, इसमें पूरे भाषण में टैक्सेशन का कहीं जिक्र नहीं है, तो क्या पूरी तरह से टैक्स फ्री माना जाए बजट को? नहीं, जब से जीएसटी लागू हुआ है जी, तब से राज्यों को टैक्स लगाने का अधिकार तो खत्म हो गया है जी। जो लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कम ज्यादा जो करना है वो करेंगे, हम लोग तो शेष ही लगा सकते हैं। जी। मुख्यमंत्री, किसान न्याय योजना आपने लागू की है उन किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य पे अपना फसल बेचते हैं। आज आपने कहा कि भूमिहीन जो कृषि मजदूर हैं उनके लिए भी न्याय योजना लागू की जाएगी। बीच में एक सेगमेंट रह जाता है, ऐसे किसान जो समर्थन मूल्य पर अपना फसल नहीं बेचते लेकिन वो कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, उनके लिए किसी तरह इनपुट कास्ट की कोई योजना है? आपने अच्छा सवाल पूछा। अभी बजट में राजीव गांधी किसान न्याय योजना में हमने 5,703 करोड़ का प्रावधान किया है। अब ये नियमावली बनाने के समय जो हमारी जो उप समिति है उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि उन सारे किसानों को इसके दायरे में लाया जाए। इस बार वैक्सीन लगने वाली है, उसके लिए भी बजट में कुछ विशेष प्रावधान नजर नहीं आया है सर, फ्री वैक्सीन के लिए। हम तो देख रहे हैं कि अभी तक भारत सरकार केवल 3 करोड़ लोगों के लिए ही प्रावधानित किए हैं, आगे कितने करने वाले हैं वो देख लेते हैं। बजट तो हमारे पास है, मेरा एक सवाल है सर, पैसे की कमी नहीं आएगी जी। आपने जो इस बार बजट पेश किया लगभग पिछले साल से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, लेकिन आपने एक नई अवधारणा दी है HEIGST हाइट, ये मतलब ये कैसे मतलब अपन सफल कर पाएंगे इस? हमको गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के जो मूल जो मंत्र है उसको समाहित करते हुए हाइट HEIGST, तो हमने उन सभी क्षेत्रों को छुआ है, उसमें आगे बढ़ने की नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे उद्योग हो, उस सभी क्षेत्रों में हमने ऊंचाई प्राप्त करने की कोशिश की है। ये हमारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री, ये समग्र रूप से हाइट मुख्यमंत्री जी एक सवाल ये था, और इसमें देखिए हमने छत्तीसगढ़ के जो हमारे अभी तक के छत्तीसगढ़ को बाहर के लोग केवल नक्सल प्रभावित राज्य के रूप में जानते थे। मतलब ये है कि रेलवे स्टेशन में उतरेंगे तो नक्सलियों से सामना होगा, एयरपोर्ट से निकलेंगे बाहर तो नक्सली धरता पहुँचेंगे, इस प्रकार के मानसिकता लोगों की बनी हुई थी। अब इन 2 वर्षों में ये अवधारणा बदली है, उसमें बहुत कमी आई है, और छत्तीसगढ़ के जो हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, बहुत रिच है, बहुत प्राचीन भी है। उन सब चीज़ को आगे लाने के नई पहचान हमको दिलाना है, और इसलिए ये सारी में उसमें भी फोकस किया गया है। यदि किसी सभ्य समाज के यदि कल्पना करते हैं तो उसकी संस्कृति कितने प्राचीन है, कितना उच्च है,
तो वो हमारी, और इसमें हम कहीं पीछे नहीं, चाहे हम हमारे आदिवासी संस्कृति की बात करें, चाहे मैदानी हिस्से की संस्कृति की बात करें, बस्तर की अलग संस्कृति, सरगुजा की अलग संस्कृति, आदिवासियों के बीच में, तो उन सब संस्कृतियों को हम संकलित भी करेंगे, उसे विकास और संवर्धन कैसे किया जा सकता है और दुनिया के सामने कैसा रखा जा सकता है, तो वो हमारी कोशिश होगी। बिल्कुल खुलेगा। हम पहले अपने रायपुर में करेंगे, रायपुर है, दुर्ग भिलाई है, बिलासपुर है, और उसके बाद फिर दिल्ली है, बॉम्बे, वो सब एक छत के नीचे में जितना प्रोडक्ट हम करते हैं छत्तीसगढ़ में, खासकर जो लघु वनोपज है, लघु वनोपज में सब कुछ आता है, इमली, महुआ, शहद, सब, चार, चिरंजी, सब आ जाता है उसमें। और उसके साथ फिर हम लोग जो प्रोडक्ट करते हैं, तो वो सब चीज़ें जिसमें कोसा है, बुनकर के हैं, और ये हमारे जो बेल मेटल में काम कर रहे हैं और लोहा में काम कर रहे हैं, वो सब चीज़, बांस में जो कर रहे हैं, वो सब चीज़ को एक छत के नीचे में लाएंगे। मतलब आपको जाना है तो सी मार्ट में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में जितने उत्पाद है उसको आपको एक छत के नीचे मिल जाएगा, आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। सर, विपक्ष का कहना है बजट काफी छोटा है और केंद्र आधारित बजट है, साथ ही साथ उन्होंने कहा हेल्थ में कुछ खास नहीं है, ये उनका कहना है, क्या कहना है? देखिए, हम 670 करोड़, तो कोरोना में तो स्थिति ये थी, उस समय कोई बजट भी नहीं था, उस समय प्रस्तुत ही कर चुके थे बजट, उसके बाद कोरोना है, उसके बाद 670 करोड़ रुपये दिए। जो आप वेंटिलेटर की संख्या कितनी बढ़ी, ऑक्सीजन बेड तो एक भी नहीं था, 1160 हमने बढ़ाया, उसी प्रकार से सब चीज़ों को हमने बढ़ाया। और ये केंद्र बजट, केंद्र के हिस्सा 44,000 करोड़ था, उसमें भारी कटौती कर दी, और हम 35,000 करोड़ हमारे जो राज्य के कर है उसको हम लोग उस संतुलन में लाने की हमारी कोशिश हो रही है। तो कटौती तो वहाँ से, और कौन सा राज्य है जिसमें केंद्र का हिस्सा नहीं मिलता, और ये हिस्सा तो राज्यों से ही जाता है। ये दूसरी हिसाब से देखें तो हमारा तो नुकसान ही है, हम तो उत्पादक राज्य हैं, हमको तो ज़्यादा मिलना चाहिए, तो कटौती कर दी है। पॉल्यूशन हाँ जी, जीएसटी की मुआवजे की कमी की 91% राशि केंद्र द्वारा सभी राज्यों को वापस कर दी गई है, केंद्र का दावा है, इसको वास्तविकता क्या है? 3100 करोड़ रुपए तो नहीं दिया करके तो अभी बताया आपको। अच्छा मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को लेकर इसमें बजट में आपका कहीं कोई प्रावधान नहीं दिखता है, तो उस पर क्या कुछ? पर्यावरण के वन विभाग में पूरी बात हमने कहा है वृक्षारोपण के ऊपर, हम तो नदियों के किनारे वृक्षारोपण कर रहे हैं। अब जो अब ये जो एरिया है राम वनगमन पर्यटन परिपथ, देख लीजिए वो कितने लंबा है, 1200 से 1400 किलोमीटर है। उस सारे जगहों में अलग अलग वहाँ वृक्षारोपण किया जाएगा, सारे नदी तट पे किया जाएगा, और जो बिगड़े वन हैं वहाँ भी वृक्षारोपण किया जाएगा। हमारे यहाँ वैसे ही 40% जंगल है। सर, एक सवाल मेरा है, लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि कम समय में बहुत ज़्यादा हमने कर्ज ले लिया है राज्य ने, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आप भी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र से पैसा नहीं मिल पा रहा है हमें, जो हमारा जो हिस्सा है वो भी नहीं मिल पा रहा है। इन सारी चीज़ों का क्या छत्तीसगढ़ के विकास पे असर पड़ेगा? विकास का मतलब मैं समझ रहा हूँ, मेरा जो है कि सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण और जो भी चीज़ें हैं, क्या उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? और अभी भी जैसा हम बजट अभी जो देख रहे हैं, पिछले साल की तुलना में बहुत ज़्यादा जो बढ़ता हुआ आया है, उतना बड़ा जो फिगर वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन सारी चीज़ों का असर क्या हमारे राज्य के विकास पर नहीं पड़ेगा, आपको ऐसा लगता है? देखिए, यदि आप केंद्र के बजट को देखें और राज्य के बजट में देखें, प्रति व्यक्ति आय में केवल हमारे यहाँ 0.14% की कमी आई, जबकि भारत सरकार के आप देखेंगे तो -5 है। और उसी प्रकार से आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत सरकार की जितनी उपलब्धि रही है वो उससे अधिक हमारा रहा है। और जो औद्योगिक क्षेत्र में उनका जो ग्रोथ है वो तो डिक्लाइन है, 9% का है, हमारे तो 5% तक के है। मतलब हमने रोका, जो औद्योगिक क्षेत्र में जो गिरावट आई है वहाँ 9.99% है, हमारे यहाँ 5% है। हमने 4% उसको 5% तक रोकने में हम सफलता मिली। सेवा के क्षेत्र में देखें वो 8.8% की गिरावट है पूरे देश में, उसके अपेक्षा हमारा 0.75% ग्रोथ है, 8.8% से नीचे गया है, हमारे प्लस में है। तो चाहे कृषि के क्षेत्र में भी देखें भारत सरकार से 1% से अधिक है, औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो उसे 4.4% के हम उससे
अधिक है। और सेवा के क्षेत्र में देखें -8.8 से प्लस 0.75% हम हैं, तो लगभग 9% से अधिक, 9.5% हमारे अधिक है। और महान अर्थशास्त्री रमन सिंह जी जो कहते हैं कि लगातार वो कह रहे हैं कि कुप्रबंधन हो गया है, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था बिगड़ गया है, जिसके बारे में आप नाम तो नहीं लिए, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है भारत सरकार की स्थिति क्या है, ये 3 आंकड़े मैंने बताया, और हमारे छत्तीसगढ़ के 3 आंकड़े मैंने बताया। और फिर ये भी देख लीजिए जो भारत सरकार के जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें छत्तीसगढ़ कहाँ है और भारत सरकार कहाँ है, उसका मैं केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश में जीडीपी वृद्धि माइनस, और वृद्धि नहीं कर सकते इसको, 7.7%, जबकि छत्तीसगढ़ में जीडीपी में केवल 1.77%। हम पीछे नीचे आए, वो 7.7% नीचे है और हम 1.77% नीचे हैं। तो ये कुप्रबंधन दिल्ली में है कि यहाँ है। और तुलनात्मक यदि देखेंगे दूसरे राज्यों को भी दे सकते हैं, यूपी का देख सकते हैं। हमारे तो सकल उत्पाद के जो ऋण हैं वो हम 20% तक सीमित करने में हम सफल रहे हैं, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य है वो 24% है, और उत्तर प्रदेश के बहुत गुणगान करते हैं, वहाँ 29% है। मुख्यमंत्री जी, तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के वित्तीय प्रबंधन से हमारा छत्तीसगढ़ के वित्तीय प्रबंधन ज्यादा बेहतर है। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल ये था कि जब पिछला बजट जो आया था पिछले साल, उसके बाद में कोरोना संकट आ गया और जो अलग अलग विभाग है उनके बजट में 25 से 30% की कटौती की गई। अब इस साल जो मैं देख रहा हूं आंकड़े कि जो पिछले साल के आय का अनुमान है और इस साल का जो बजट है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो वो जो विभागवार कटौती है वो इस साल भी जारी रहेगी क्या? उसी अनुपात में बजट प्रस्तुत होगी उसमें कटौती क्यों करेंगे? और फिर नहीं, मतलब उस बीच में जो उस समय भी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी हम मनरेगा काम जारी रखे। लॉकडाउन था फिर भी हम लोगों ने कर्मचारी अधिकारियों के वेतन में कटौती नहीं की। लॉकडाउन होने के बावजूद भी विधायकों के जो क्षेत्र विकास निधि है उसमें कोई कटौती नहीं की। और उस पीरियड में हमने किसानों को 4500 करोड़ रुपया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दिया। और उस समय आप याद रखेंगे जब पूरे देश में लॉकडाउन था तब हमारे यहाँ खदान भी 70% क्षमता के साथ कार्यरत थी, चाहे लौ अयस्क का हो चाहे वो कोल का हो। और उसके साथ साथ पूरे देश में जब सारे उद्योग ठप थे, हम 23 अप्रैल को हमारे यहाँ सारे इंडस्ट्री जो छोटे बड़े उद्योग हैं वो शुरू हो चुके थे। और इस कारण से देश में सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन का रिकॉर्ड हमारे छत्तीसगढ़ का है। लघु वनोपज खरीदी देख लीजिए, पूरे देश में 72.5% लघु वनोपज खरीद के हम देश में टॉप में हैं। तो जहां 112 करोड़ रुपया हम वनवासियों को दिए, उसके बाद जो व्यापारी है उसको भी खरीदने का मौका दिया, वो 400-500 करोड़ रुपये वो गया। तेंदुपत्ता संग्रहण किए, उसमें पैसा गया। मनरेगा में आप देखेंगे 2000 करोड़ उसमें गया, 4500 करोड़ रुपया हमने किसानों को दिया। तो ये सारे पैसे हैं, उसके कारण से फिजिकल डिफिसिट जरूर हुआ लेकिन मंदी का असर नहीं हुआ। सर एक सवाल है कि जो केंद्र सरकार है वो गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ाए पड़ी है। अभी भी खबर आ रही है कि 25 रुपए फीट से गैस सिलेंडर भी बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार का ये तर्क है कि राज्य सरकारें व्यय कम कर सकती है पेट्रोल और गैस से। कई राज्य की कांग्रेस सरकारों ने कम भी किया। राजस्थान में हमने देखा तो उन्होंने 2 रुपए घटा दिया पेट्रोल। क्या आप भी ऐसी कोई? अब आप देखेंगे कि हमारे पड़ोसी राज्यों से जहाँ डीजल में 1 रुपये 85 पैसे का अंतर है, हम कम है, हमारे छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। और पेट्रोल में तो 11-12 रुपये का अंतर है, जहाँ 100 रुपये मिल रहा है हमारे यहाँ 12 रुपये कम मिल रहा है। तो हमारे यहाँ पहले से ही कम है। और दूसरी बात यह है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब आपके क्रूड ऑयल केवल $63 प्रति बैरल मिल रहा है तो फिर आप लगातार बढ़ा क्यों जा रहे हैं? इसमें मेरा ये तो 36 रुपये पेट्रोल बेचना था, पेट्रोल और डीजल को, जो बाबा रामदेव जी कहते थे। नहीं सब मेरा मेरा महान अर्थशास्त्री बाबा रामदेव। अनिल जी ने जो पूछा है उसमें मेरा एक सवाल और भी है इसी पेट्रोल को लेकर कि ये भी बात आ रही है कि जीएसटी काउंसिल से हम बात करेंगे, जो वहाँ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका ये कहना था पेट्रोलियम मिनिस्टर का कि जीएसटी काउंसिल से हम कहेंगे कि वो जीएसटी में शामिल करने की कोशिश करें, उसको रहें।
राज्य के मंत्री भी उसमें जीएसटी अगर ऐसी कुछ होता है तो आप इसमें तैयार हैं क्या? सवाल इस बात का प्रस्ताव तो रखें, फिर विचार रखेंगे जीएसटी काउंसिल में जो मेंबर हो जाकर रखेंगे अपनी बात, राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए बात रखी जाएगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए 4 नए विकास बोर्ड बना रहे हैं, इधर से 4 नए विकास बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इसमें क्या राजनीतिक नियुक्तियां होंगी या उस विषय में जो पारंगत? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो परंपरागत रूप से जितने भी लोग थे, चाहे लोहार है, हमारे चर्मकार हैं, उन सब के काम छूट गया है। गांव में वो सब चीज़ें मिलती नहीं हैं। उन सब चीज़ों को, जैसे हम गौठान बना रहे हैं, गौठान में हम 1 एकड़ ज़मीन आरक्षित रखेंगे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए। अब यहाँ सभी के यहाँ सभी गांव में सरसों होता है, अलसी होता है और दूसरे तिलहन उत्पादन होते हैं, लेकिन कोई उसको सीधा मंडी में जाकर बेच देते हैं। ना अपने उपयोग के लिए वो पेराई करते हैं, ना बेचने के लिए करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में नीम कितने हैं, लेकिन कोई तेलघनी है क्या? कहीं मिलता नहीं। यदि इन छोटे छोटे यूनिट हम ग्रामीण क्षेत्रों में हम कर दें, उन लोगों को प्रोत्साहित कर दें, उसका अनुदान दे दें और उनको शेल्टर दे दें, उस जगह एक जगह रख दें, तो लोग वहाँ चाहे अलसी हो, चाहे तिल हो, चाहे वो सरसों हो, चाहे नीम हो, चाहे करन हो, ये सब की पेराई करने के लिए आएंगे। तो लोगों को इससे लाभ भी मिलेगा, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे, आय भी बढ़ेगा। तो इन लोगों को संरक्षित करने की जरूरत है, उन चीज़ों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और ग्रामीण, आखिर ग्राम स्वराज है क्या? जो गांव में उत्पादन होता है तो वैल्यू एडिशन करना, लोगों को रोजगार देना, और इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये आपने कहा खनिज सेक्टर भी कोरोना काल में खनिज सेक्टर जो था उससे अलग था, लेकिन उसमें भी कुछ प्रभाव देखा गया, बड़ा प्रभाव। ये केंद्र की नीतियों का कुछ प्रभाव था इस पर? देखिए, लॉकडाउन हुआ तो जब फैक्ट्री बंद होगी तो बिजली की मांग कम हो जाएगी, स्वाभाविक है। तो बिजली जो हमको 4000 मेगावाट हमको आवश्यकता पड़ती थी, उस कोरोना काल में जरूरत हमको 2900 3000 का हो गया। तो लेकिन फिर भी देश को बिजली की आपूर्ति में कोई बाधा ना पहुंचे। आपको याद होगा कि हार्ड जोन था आपका कटघोरा, हॉट स्पॉट था, उसके बावजूद भी लोगों की मांग रही है कि यहाँ पूरा कोरबा जिला को बंद कर दिया जाए, लेकिन हमने उसको बंद नहीं होने दिया। राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए और देश के हित को ध्यान में रखते हुए कोयला उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं होने दिया हमने। उसी प्रकार के लॉयस्क भी कि उनको भी उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन परिवहन की व्यवस्था, तो उसको हमने परिवहन की व्यवस्था भी कराई। तो जितने बड़े यूनिट है, चाहे भिलाई स्टील प्लांट से लेके, चाहे नीको हो, चाहे वो जिंदल हो, चाहे और दूसरे यूनिट हो, वो सबको हमने बंद नहीं होने दिया था। जो छोटे यूनिट थे वो बंद थी, लेकिन उसको भी 1 महीने के भीतर में उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। तो इस कारण से औद्योगिक उत्पादन में उस समय कमी जरूर आई थी, लेकिन बंद नहीं हुआ था। और 23 अप्रैल के बाद तो पूरे क्षमता के साथ उत्पादन शुरू हो। सीएम साहब, धान को लेके जिस तरह का केंद्र का रुख है, उसमें क्या राजीव गांधी न्याय योजना में कुछ बदलाव करने की जरूरत महसूस हो रही है? देखिए, अभी मैं पिछले दिनों खाद्य मंत्री से मुलाकात किया था, तो उनका कहना राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भी वो बोनस मानते हैं। ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। जब आप प्रोडक्शन इनपुट की बात आप करते हैं और आप खुद ही 12,000 रुपया दे रहे हैं प्रति किसान, तो हम प्रति एकड़ दे रहे हैं, वो कैसे फिर वो बोनस हो सकता है? और इसी बात पे हमारा मतांतर है। और पिछले समय जब पासवान जी बोले कि आप बोनस मत दीजिए, नहीं तो आपको चावल नहीं खरीदेंगे, तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। अब आपको इसमें भी लगता था, हमने कहा इसमें क्या चाहिए बताओ, हम तो अपने किसानों को देंगे, लेकिन नियम में आप क्या चाहते हो वो बता दो हमको, लेकिन हमारा चावल तो लो। लेकिन चावल भी नहीं ले रहे हैं और इसमें बता भी नहीं पा रहे हैं। तो केवल राजनीतिक अड़ंगाबाजी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता इसमें। मुख्यमंत्री जी, अन्य राज्य उसमें दे रहे हैं, चाहे वो तेलंगाना की बात हो, चाहे उड़ीसा की बात हो, चाहे भारत सरकार खुद भी दे रही है, और जब हम दे रहे हैं तो फिर अड़ंगा क्यों? सर, इसी से कनेक्टेड है क्या, गोयल जी ने आपसे ये कहा था कि ये मेरे क्षेत्राधिकार के बाहर है, इतना ज्यादा बेबस नजर आ रहे थे क्या? अब इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसमें लीगल ओपिनियन लूंगा, और उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण जी को फाइल भेज दिया।
वित्त मंत्री के सीएम पास। साहब, ये अब हम कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। सीएम साहब, उठान योजना आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन बजट 175 करोड़ कम नहीं लगता आपको? देखिए, अभिसरण से सारे काम होना है, उसमें मैक्सिमम काम जो है, चाहे वो मनरेगा का हो, चाहे कैंपा का हो, उससे अभिसरण से किया जाएगा। जो नहीं हो पा रहा है उसको हम लोग बजट में रखें। सरपंच लोग काफी परेशान रहते हैं क्योंकि जी? बजट ही नहीं है बोलते हैं। मैं कई गांव में इस योजना के बारे में पूछता हूँ, तो सरपंच हमेशा बोलते हैं बजट ही नहीं है टाइप का। इस तरह देखिए की भाई, यदि पैसा नहीं रहता तो 5,000 गौठान नहीं बन पाता। 9,000 गौठान स्वीकृत हैं और 5,000 गौठान बन चुके हैं, और उतने सब सक्रिय भी हैं, तभी तो गोबर खरीद पा रहे हैं। नई योजना है, पहले तो भाई अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा था, फिर जो काम करने वाली एजेंसी उनको समझ नहीं आ रहा था। एक एक करके पहले हमने कलेक्टरों को कहा भाई जमीन आरक्षित कर लो, तो पहले साल जमीन आरक्षित कर ली, हो गया। पहली बार है कि पूरे प्रदेश में इतनी बड़ी जमीन, 5 एकड़ जमीन, 3 से 5 एकड़ जमीन गौठान के लिए और 5 से 10 एकड़ जमीन चारागाह के लिए आरक्षित की। मतलब एक गांव में आपके 8 से लेके 15 एकड़ जमीन आरक्षित हो गया। अब 9,000 गांव हैं, अब 15 एकड़ के हिसाब से भी करते हैं, 10 एकड़ के हिसाब से करें तो 90,000 एकड़ हो गया। तो 90,000 एकड़ जमीन हमने आरक्षित कर ली, कहीं विवाद नहीं हुआ। उसके बाद हमने कहा इसका ट्रेंचिंग करवा दो, फिर कहा कि अब इसका टाका बना दो, फिर वर्मी टाका बना दो, पानी का टाका बना दो, चारा का टाका बना दो, वो भी बन गया। वर्मी टाका, वर्मी कैसे बनाना है उसकी ट्रेनिंग भी दिलवा दी, वो भी हो गया। अब 60,000 से अधिक टाँकों में वर्मी कंपोस्ट बन रहा है। मतलब ये अप्रैल महीने में मैं समझता हूँ कि 8 से 9 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हमारे पास होगा। सर मेरा सवाल, अब वो आप तो डबल पूछ रहे हैं, किसी और को पूछ रहे हैं। सर मेरा सवाल है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए, चलो पूछ लीजिए। डॉक्टर रमन सिंह ने अभी जस्ट अपने रिएक्शन में कहा है सर कि बोध घाट के लिए 1 रुपए का प्रावधान नहीं किया। मैंने पहले ही कहा था 5 साल में पत्थर नहीं लगा पाएंगे। आप केंद्र से सपोर्ट मांग रहे हैं और डॉक्टर रमन सिंह ऐसा बयान दे रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? वो तो महान अर्थशास्त्री हैं, उसके बारे में पहले कह चुका हूँ। उसको ना सीतारामन जी को जो सलाहकार रखे ना मोदी जी, क्या सलाहकार है, सलाहकार मंडल, मार्गदर्शक मंडल, इसको भी निर्मला सीतारामन को मार्गदर्शक मंडल में रख लेना चाहिए। अभी मैंने जो आंकड़े बताए और छत्तीसगढ़ के आंकड़े बताए, उसमें चुनौती देता हूं, इसमें कोई गलत हो तो उसको ज्यादा जरूरत दिल्ली को है, जो हर साल लाखों करोड़ रुपए का कर्जा ले रहे हैं, वहां ज्यादा जरूरत है। जहां 13 लाख करोड़ रुपए एक साल में कर्जा ले रहे हैं, वहां ज्यादा उनकी सलाह की जरूरत है। मार्गदर्शन मंडल में उसको रखना चाहिए। सर राज्य को जो राजस्व आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा वाणिज्यिक कर का है और उसके बाद दूसरा नंबर है आबकारी का जो 21% है। आपके क्यों खनिज भी नहीं है? जी खनिज भी होगा, खनिज कम है सर, सबसे सेकंड नंबर पे आबकारी है। मेरा प्रश्न ये है कि खनिज में 6,000 करोड़ का है परसेंटेज वाइज, सेकंड नंबर खनिज है। आप ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं परसेंटेज। कोई दूसरा क्वेश्चन? ये सीएम साहब इस बार खादी के बैग में आप बजट भाषण लेके आए थे, कोई खास वजह? अजय खादी के बैग में भाषण लेके आए थे इस बार? खादी का नहीं था, कोसा का था। कोसा का सूटकेस था। खास वजह? खास ये है कि यही तो गड़बड़ हुआ छत्तीसगढ़ के, हमारे स्थानीय लोगों को प्रमोट करना है, हमारे स्थानीय बुनकरों को बनाया हुआ सूटकेस है। तो यही तो स्थानीयता को प्राथमिकता देना है, लोकल प्राइड। सर चलिए धन्यवाद। आप सब भोजन के लिए आमंत्रित हैं, बजट भोजन।